वेलकम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी एक तो देखना आपने, और दूसरी बात यह है कि आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को करने से पहले आपने इस चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट मौजूद है हमारे चैनल पे, तो आपने वहाँ से तमाम वीडियोस को अच्छी तरह से देखना है। अक्सर औक़ात एमसीक्यूज़ बच्चों के गलत हो जाते हैं। एमसीक्यूज़ गलत होने की वजह क्या है और एमसीक्यूज़ में पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते, एमसीक्यूज़ में कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करके आप कोई भी एमसीक्यूज़ किसी भी टाइप का आपका एग्ज़ाम है उसमें सही कर सकते हो। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे चल के मैं वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि आपने अगर चैप्टर नंबर 6 के जो हमारे लेक्चर्स हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी जो हमने मुकम्मल कर ली है, यानी सारे आर्टिकल को हमने मुकम्मल किया है, तो अगर आपने वो नहीं पढ़े हुए तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगी। क्योंकि आपने जब चैप्टर के आर्टिकल्स को अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया हुआ, आपने अच्छी तरह से उसको नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। तो अगर आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पे, और आप सारी थ्योरी को, सारे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करें, देन एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करें, तो आपको कोई भी एमसीक्यूज़ मुश्किल नहीं लगने वाला। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले आपने जब भी कोई एमसीक्यूज़ करना है तो आपने एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और आपने एमसीक्यूज़ देखने हैं कि एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं, चॉइस यानी कि कौन कौन सी आपके पास हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे जल्दबाजी में अपना जो एमसीक्यूज़ का सही आंसर उनको मालूम भी होता है, लेकिन फिर भी वो गलत कर लेते हैं। उसकी रीज़न एक ही है, और वो रीज़न ये है कि एमसीक्यूज़ के गलत होने की रीज़न ये है क्योंकि बच्चा जल्दी में आंसर गलत लगा जाता है। अब उसका एमसीक्यूज़ आ रहा था, लेकिन जल्दी में उसने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है और तेज़ी के साथ एमसीक्यूज़ को लगा दिया, तो जिस वजह से उसका एमसीक्यूज़ जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने एमसीक्यूज़ में पूरे मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ इन पर सख्ती से अमल करना होगा, और आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता लगेगा कि एमसीक्यूज़ आपके गलत किस वजह से होते हैं और आप कैसे अपने एमसीक्यूज़ जो है उनको मुकम्मल एमसीक्यूज़, यानी सारे जितने भी आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे, आपको एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो वो सारे के सारे आप ठीक कर सकते हो। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, स्टेटमेंट उसकी ये है, द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज। वर्क डन जो है वो जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल आपने फाइंड करना कितना होगा। वर्क डन विल बी जीरो, कि वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल जो है, यानी व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज। तो चॉइस उसने दी है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। यानी ए चॉइस उसने दी है 45 डिग्री, बी चॉइस उसने दिया है 60 डिग्री, सी चॉइस उसने दी है 90 डिग्री और डी चॉइस उसने दी है 180 डिग्री। तो अब आप सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्क का फार्मूला क्या था। मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोज़ के लिंक भी दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। वर्क का टॉपिक जो है उसको तलाश करें और उसकी वीडियो को देखें, ताकि आपको ये फार्मूला पता चले कि वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब फोर्स और इसके दरमियान, डिस्टेंस के दरमियान कितना एंगल हो जब वर्क जीरो हो जाए। तो उसने जो चॉइस दी है आपके पास, तो आपके पास दिया उसने एंगल 45 डिग्री, 60, 90 और 180। तो अब तमाम एंगल्स को यहाँ थीटा की जगह पर लगाते जाएं। 45 डिग्री लगाएं, फिर आप 60 डिग्री लगाएं, फिर आप 90 डिग्री लगाएं, फिर आप 180 डिग्री लगाएं। तो जब तमाम आप लगाते जाओगे तो इसमें cos ऑफ 90 वाली वैल्यू जब वो पुट करोगे, यानी जब थीटा 90 डिग्री पुट करोगे, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। इसलिए वर्क आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी फिगर में भी हम दिखा सकते हैं इसको कि ये 90 डिग्री, यानी डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री अगर बनेगा तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसकी
जो बेस्ट चॉइस है वो है सी, एमसीक्यूज नंबर की 1 की बेस्ट चॉइस सी, जो कि है जी 90 डिग्री। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी। कहता है इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी। अब देखिए जैसे यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये बॉडी की मोशन है, जिधर को बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है और ये उसके ऊपर क्या लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। अब इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इस सूरत में कहता है वर्क डन हमारे पास क्या होगा, ए एमसीक्यूज उसने दिया मैक्सिमम, बी एमसीक्यूज उसने दिया मिनिमम, सी एमसीक्यूज उसने दिया 0 और डी ऑप्शन उसने दिया नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो मैक्सिमम तो वर्क ज़्यादा से ज़्यादा तो वर्क हो नहीं सकता, मिनिमम वर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट चॉइस हमारे पास मौजूद है सी, जिसमें वर्क क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अभी हमने वर्क का फार्मूला लगा के आपको बताया कि W वर्क इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा और FS cos ऑफ 90 डिग्री जब होता है, यानी थीटा 90 डिग्री है, तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है, बेस्ट चॉइस जो है वो सी है, जो कि 0 है। ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास यहां पे है, कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, अगर बॉडी की वेलोसिटी हम डबल कर दें देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर बॉडी की वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जो उसने यहाँ पे हमारे पास चॉइस दी है, ए उसने दिया है रिमेन द सेम कि एक जितनी ही रहेगी, बी ऑप्शन उसने दिया है बिकम्स डबल, सी ऑप्शन उसने दिया है बिकम 4 टाइम और डी ऑप्शन उसने दिया है बिकम्स हाफ। तो हम चेक कर लेते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब अगर वेलोसिटी इफ v इज इक्वल टू 2v, अगर वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m और v को क्या कर दिया, 2v कर दिया, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें बोला है कि वेलोसिटी को आपने क्या करना है, वेलोसिटी को आपने डबल करना है। तो जब आप वेलोसिटी को डबल करोगे, ऊपर स्क्वायर भी है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, हाफ m और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4v²। मैं क्या करता हूँ, मैं इस 4 को स्टार्ट पे ले आता हूँ, 4 आ गया और यहाँ पे ये हाफ m और साथ में ये v² है, ये यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे ये किसका फार्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। इसका मतलब जब वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी होगी है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी है। तो इसका जो सही आंसर है, बेस्ट चॉइस हमारे पास वो सी है, जो कि बिकम्स 4 टाइम है। तो थर्ड एमसीक्यू का सही आंसर है बिकम्स 4 टाइम। ये इसकी बेस्ट चॉइस है, बिकम्स 4 टाइम, जो कि एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर है। अब जी एमसीक्यूज नंबर 4 की बात कर लें तो एमसीक्यूज नंबर 4 में कहता है द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg, यानी एक ईंट है हमारे पास जिसका मैस 2 किलोग्राम है और उसको आपने वर्क डन किया ऊपर उठाने के लिए थ्रू हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर की बुलंदी तक आपने उसको उठाया अबव ग्राउंड, ज़मीन से आपने उसको ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट तक आप उसको लेके गए। तो बताना ये आपने है कि वर्क डन कितना होगा, कितने जॉल आपको वर्क करना पड़ा।
तो इसके लिए देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ज़रा यहाँ पे फिगर बना के आप इसको क्लियर करते हैं आपको। तो ये हमारे पास एक ब्रिक थी यहाँ पे पड़ी हुई ग्राउंड पे। अब इसको उठा के यहाँ पे ले गया आप। अब इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, यानी इसकी जो बुलंदी h है वो कितनी है, 5 मीटर है। यानी 5 मीटर की हाइट तक इसको ले गए हो आप। और इस ब्रिक का मैस जो है वो 2 किलोग्राम है। मैस कितना है इसका, 2 किलोग्राम है। अब जब बुलंदी पे किसी चीज़ को लेके जाते हैं, हाइट पे लेके जाते हैं, तो ड्यू टू पोजीशन, जब आप हाइट पे किसी बॉडी को लेके जाते हो तो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F क्रॉस H। अब इसका वेट किधर एक्ट करेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यानी इस पे जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इसलिए F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम लगा देंगे mg और साथ में आ जाएगा h। m की वैल्यू कितनी है, यानी मैस हमारे पास कितने हैं, 2 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 होती है, और हाइट कितनी हमें दी है, हाइट 5 मीटर दी है उसने। तो 5 मल्टीप्लाई 10 50, 50 मल्टीप्लाई 2 100। इसका मतलब इसकी जो बेस्ट चॉइस है वो हम देखते हैं। 4 MCQs में से हमारा आंसर कौन सा बन रहा है। एक तो ए ऑप्शन उसने दिया 2.5 जूल, बी ऑप्शन उसने दिया 10 जूल, सी ऑप्शन उसने दिया 50 जूल और डी ऑप्शन उसने दिया 100 जूल। तो इसका मतलब इसका जो बेस्ट चॉइस है, जो सही आंसर है वो डी है, जो कि 100 जूल है। तो 100 जूल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद MCQs नंबर 5 है। MCQs नंबर 5 में कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज 25 जूल। कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है 2 किलोग्राम मैस की वो 25 जूल है। इट्स स्पीड, आपने इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड आपने क्या करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला था हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब कहते थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है जी 25 जूल। और उसके बाद जो इसका मैस है वो कितना है, मैस है 2 किलोग्राम। मालूम आपको क्या करना है, स्पीड, इसकी वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है। तो हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह 25 लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई m कितना हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई v² आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट की वैल्यू आप चेक करें तो 5 आती है। तो इसका मतलब अब इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही बन रहा है। जो ए ऑप्शन उसने दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन उसने दिया है 12.5 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन उसने दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन उसने दिया था 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 5। तो इसका मतलब इसका जो बेस्ट चॉइस सही आंसर वो ए है, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये है ए ऑप्शन इसका सही, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी MCQs नंबर 6। तो स्टेटमेंट है 6 MCQs की, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सी ये डिवाइसेस हमें कुछ उसने दी हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो ए ऑप्शन उसने कहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, बी ऑप्शन उसने कहा इलेक्ट्रिकल जनरेटर, सी ऑप्शन उसने कहा फोटो सेल, डी ऑप्शन उसने कहा इलेक्ट्रिक सेल। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो बेसिकली या तो हम केमिकल एनर्जी दे के चला लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उससे इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं, अब जनरेटर जो है
इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बिजली बनाने वाले जनरेटर हैं, तो इसको हम टरबाइनें लगा के इस तरह से चला सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि फोटो सेल्स हैं। अब फोटो सेल्स की अगर हम बात करें तो फोटो सेल्स हैं जिसको हम सोलर सेल जो है उनको ही फोटो सेल कहते हैं। तो सोलर सेल जो होते हैं वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन यही बनेगा फोटो सेल्स वाला, जो कि सी ऑप्शन है। क्योंकि हमने सोलर सेल्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो सूरज की रोशनी होती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट जो करते हैं वो सोलर सेल्स होते हैं, और सोलर सेल्स आल्सो कॉल्ड फोटो सेल्स। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी ही है, वो है फोटो सेल्स, सी ऑप्शन जो कि फोटो सेल। एमसीक्यूज नंबर 7 है, कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, जब किसी बॉडी को h बुलंदी तक हम उठा के लेके जाते हैं, द वर्क डन ऑन इट अपीयर, तो वर्क डन जो होगा ऑन इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, तो वर्क किस सूरत में ज़ाहिर होता है। ए ऑप्शन उसने कहा काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी, सी ऑप्शन उसने कहा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और डी ऑप्शन उसने कहा जियोथर्मल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी थी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू इट्स मोशन, किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती थी उसको हमने काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया था। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स हाइट, हाइट की वजह से जो वर्क होता था उसको पोटेंशियल एनर्जी की हम कहते थे। और सी ऑप्शन उसने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जियोथर्मल एनर्जी है, ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी, बी ऑप्शन। क्योंकि व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू हाइट, उसने कहा एक बॉडी है जैसे ये पॉइंटर है, इसको आपने एच बुलंदी तक लेके जा रहे हो, तो एच बुलंदी तक जब आप इसको लेके जाओगे, इस पे वर्क करके इसको ऊपर उठा के लेके जा रहे हो, तो हाइट हो रही है, बुलंदी में इजाफा हो रहा है। तो इसके हाइट में इजाफे या पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। एमसीक्यूज नंबर 7 का सही आंसर बी, पोटेंशियल एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 7 के बाद अब एमसीक्यूज नंबर करते हैं जी 8 एमसीक्यूज जो है इसमें कहता था एनर्जी स्टोर्ड इन कोयल इज, कोयले के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। ऑप्शन ए उसने दिया है हीट एनर्जी, बी ऑप्शन उसने कहा केमिकल एनर्जी, सी ऑप्शन उसने कहा है सी ऑप्शन उसने कहा है केमिकल एनर्जी, और जो डी ऑप्शन है वो न्यूक्लियर एनर्जी का, और बी ऑप्शन जो मैं छोड़ गया वो काइनेटिक एनर्जी इसने है। यानी इसमें 4 एमसीक्यूज आपको दिए हैं, हीट एनर्जी ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी है, सी ऑप्शन केमिकल एनर्जी है, और डी ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी है। तो अब कोयला जो होता है बेसिकली ये कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ही होते हैं इसमें, तो इसका मतलब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थे, हमने ये भी पढ़ा था। तो कोयले के अंदर जब कोयला जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो फिर इसके वजह से वहाँ से हीट रिलीज होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो केमिकल एनर्जी है। सी ऑप्शन इसका सही है जो कि केमिकल एनर्जी है, एमसीक्यूज नंबर 8 का। तो केमिकल एनर्जी इसका जो है वो सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 है, कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम। अब डैम के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। अब डैम के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं। अब पानी को जब हम बुलंदी से गिराते हैं तो इसकी वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब पानी को बुलंदी से गिराया जाता है, डैम्स के अंदर स्टोर किया जाता है, तो इस वजह से उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इसने ऑप्शन दिए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है 9 वाले एमसीक्यूज का
कि डैम जो होते हैं, द स्टोर्ड एनर्जी इन अ डैम, कि डैम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, फिर उसको हम आगे चल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बहरहाल इसका सही ऑप्शन जो है बी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। एमसीक्यूज नंबर 10 है जी, कहते हैं आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज द, कि सी उसमें क्या था, स्पीड ऑफ साउंड था, ए ऑप्शन उसने दिया है, बी ऑप्शन उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट, सी ऑप्शन उसने कहा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डी ऑप्शन उसने कहा कि स्पीड ऑफ अर्थ है। अब आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन को अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन है, इसका फिजिक्स में बहुत अहम रोल है। तो इसमें ई हमने बोला था आपको आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन का जब टॉपिक करवाया था, तो ई एनर्जी होता है, एम मैथ था और सी क्या था, ये था स्पीड ऑफ लाइट। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि सही आंसर क्या है। तो सी उसने पूछा आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन में सी क्या है। आप देखिए सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये रोशनी की स्पीड थी, जिसको रोशनी की स्पीड का स्क्वायर था, इसको मैथ से मल्टीप्लाई करते थे, आपके पास ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती थी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, काम करने की शरह क्या कहलाती है। हमने एक टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया था, पावर। पावर क्या था, पावर P इज इक्वल टू था W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह, कितना वर्क कितने टाइम में किया, यही कहलाता था पावर। और ये फार्मूला पावर P इज इक्वल W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इसके ऑप्शन उसने दिए हैं, ए ऑप्शन एनर्जी है, बी ऑप्शन टॉर्क है, सी ऑप्शन पावर है और डी ऑप्शन क्या है, मोमेंटम है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो पावर है, सी। फार्मूले के थ्रू भी हमें पता लग रहा है। तो 11 वाले का सी ऑप्शन जो कि क्या है, पावर। तो अब वो क्वेश्चन जो वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपसे कहा था कि आपके पूरे एमसीक्यूज में मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो, एमसीक्यूज में गलती आप कैसे कर जाते हो और कौन सी ट्रिक है जिनसे आपका किसी भी एग्जाम में कोई एमसीक्यू जो है वो सही करने का एक ट्रिक होता है, तो वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज गलत होने की वजह क्या होती है। बहुत सारे बच्चों के एमसीक्यूज गलत होने की रीज़न ये होती है स्टूडेंट्स की कि वो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं कर रहे होते। जब एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करेंगे तो इसलिए उनके क्या होंगे, उनके एमसीक्यूज जो हैं वो गलत होंगे, यानी एमसीक्यूज उनके सही नहीं होंगे। उसके बाद अब एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स हासिल करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है और एमसीक्यूज का जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है। अब सही आंसर कैसे टिक होगा, जब आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यान से एक एक लाइन को रीड करोगे। जब आप चैप्टर की एक एक लाइन को रीड करोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपका एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा, आपके तमाम के तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो सही हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको एमसीक्यूज आ ही नहीं रहा, आपको माइंड से निकल गया है, तो अब उसको करने का तरीका कार क्या है। जैसे अभी लास्ट एमसीक्यूज मैंने बताया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब काम करने की शरह पावर कहलाती है। तो आपने जब थोड़ा बहुत चैप्टर रीड किया होगा तो डेफिनेटली आपके माइंड में तो चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ आपके माइंड से निकल गई, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज उसने दिए हैं कि ए ऑप्शन उसने दिया था कि जी एनर्जी, बी ऑप्शन उसने दिया जी पावर, सॉरी टॉर्क, और सी ऑप्शन उसने दिया था पावर, और डी ऑप्शन उसने दिया था मोमेंटम। अब आपने यहां से गौर करना जरा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, 2-3 बार इसको पढ़े, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में कुछ चीजें आने लग जाएगी। अब टॉर्क का अगर आपने फार्मूला पढ़ा है, टॉर्क T इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एमसीक्यूज आपका नहीं हो सकता। मोमेंटम का फार्मूला आपने पढ़ा था, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है, ये तो मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसलिए ये एमसीक्यूज भी नहीं हो सकता।
अब जब 2 एमसीक्यूज आपने गलत कर ली, अब आपको यहां से एक ट्रिक मिल रही है, यहां पे आप ए और सी में से किसी एक पर टिक लगा सकते हो, और वो भी टिक आप सही तरह से कर सकते हो अगर थोड़ा सा माइंड आपका चले और आप देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह, यानी वर्क बाय टी। जब आप करोगे वर्क बाय टी, डब्ल्यू बाय टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की शरह, तो आपके माइंड में थोड़ा आने लग जाएगा काम करने की शरह, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो आपके माइंड में आई थिंक आ जाना चाहिए रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब एनर्जी तो एबिलिटी टू डू वर्क था, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती थी, लेकिन रेट ऑफ डूइंग वर्क कि आपने कितने टाइम में कितना वर्क किया है, ये कहलाता था पावर। तो इसलिए आप इस पे बड़े ही आसानी के साथ एनर्जी और पावर में से आप पावर पे टिक कर सकते हो, और जिससे आपका एमसीक्यूज सही हो सकता है। तो ये तरीकाकार है जिससे आपका किसी भी एग्जाम में एमसीक्यूज जो है वो सही हो सकता है, यानी कभी भी आपका एमसीक्यूज जो है वो गलत नहीं होगा। यानी जब आप एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहा, आप चारों में से अगर आप ये 4 एमसीक्यूज चॉइस आपके पास है, चारों में से किसी एक पे तुक्का लगाने की कोशिश करोगे कि मैं किसी एक पे टिक कर दूं सही हो जाए, तो वो नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन अगर आप 2 में से किसी एक पर टिक करोगे और वो भी बहुत ज़्यादा जो उसके करीब होगा, तो फिर आपका एमसीक्यूज जो है वो ठीक हो सकता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको तरीकाकार बताया कि एमसीक्यूज को आपने हल कैसे करना है, एमसीक्यूज सही करने का तरीकाकार क्या है, एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स कैसे आते हैं, और कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं जिससे उनका एमसीक्यूज गलत होता है, और उसके साथ साथ आकर आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो आपने उसको कैसे करना है, तो वो तरीकाकार भी हमने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपके एमसीक्यूज का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो बेहतर हुआ होगा, या आपने एमसीक्यूज जो है अब सही करने शुरू कर दिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।